नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2024 जो होने वाली है उसके लिए पेपर 4 का जो भाग 2 है, जहां पर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। आप वहां पर 50 में 50 भी स्कोर कर सकते हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो 50 नंबर में 50 नंबर भी स्कोर किया जा सकता है। और पेपर 4 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि अगर सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की बात करूं मैं, तो इसकी रणनीति एकदम क्लियर कट होनी चाहिए कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 जो है, ये 3 पेपर में आपके बहुत शानदार नंबर होने चाहिए। पेपर 1 जो कि लैंग्वेज का है, पेपर 2 जो कि एसे का है, और पेपर 4 जहां पर आप पार्ट 1 में देखेंगे सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस आता है, पार्ट 2 में आपका देखा जाए तो गणित और रीजनिंग है, और पार्ट 3 में अगर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट ये वाला सेक्शन आता है। तो पार्ट 2 जो है गणित और रीजनिंग का है, जहां पर कुल 50 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें 50 में 50 भी लाया जा सकता है। मैं आपको खुद कॉपी दिखाऊंगा जहां पे 49 नंबर आपको दिखाई देगा। तो ये भाग जो है, भाग 2 जो है पेपर 4 का, ये बहुत ही खास हो जाता है। अब इस पे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार तैयारी करें। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, सिलेबस में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, और ऐसा देखा गया है कि सिलेबस से बाहर की चीजें भी आ गई हैं। तो किस प्रकार से हम तैयारी करें पार्ट 2 के लिए। इसके अलावा स्टेप मार्किंग होती है क्या, अगर हमारा उत्तर गलत आ रहा है और स्टेप्स थोड़े सही हैं तो हमको नंबर मिलेंगे या पूरे कट जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न अभ्यर्थियों के रहते हैं। इन सारे प्रश्नों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही मैं 2021 और 2022 का जो मेंस हुआ था उसकी कॉपी भी लेकर के आया हूं। वो कॉपी आपको दिखाऊंगा मैं, किस प्रकार से लिखने पर नंबर कैसा मिला है, स्टेप मार्किंग हुआ है नहीं हुआ है, 2 नंबर के क्वेश्चंस में कैसे लिखना है, 4 नंबर के क्वेश्चंस में, 8 नंबर के क्वेश्चंस और 10 नंबर के क्वेश्चन में। इसके अलावा बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जहां से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो बहुत सारी बातचीत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका भाग 2 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ, तैयारी हमको इस भाग में इस प्रकार से करनी है। चलिए आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, पेपर 4 का भाग 2, पेपर 4 के भाग 2 की बात करता हूं मैं। तो जैसा आप सभी को पता होगा, पेपर 4 का जो भाग 2 है, ये देखा जाए तो गणित और रीजनिंग का भाग है। गणित और रीजनिंग का ये जो भाग है, यहां पर 50 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 अंक वाले प्रश्न भी होते हैं, 4 अंक वाले प्रश्न भी होते हैं, 8 अंक वाला प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, और 10 अंक वाला भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूं आपको। जैसा कि पता है कि 2 अंक वाले यहां पर कुल 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यानी 12 नंबर हो गया ये। 4 अंक वाले कुल 3 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 12 अंक हो गया। 8 अंक वाले यहां पर आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी आप देख सकते हैं 16 अंक ये हो गया। और 10 अंक का 2 प्रश्न आता है, अथवा में करके देता है, आपको 1 प्रश्न डील करना है, यानी 10 अंक ये हो गया। टोटल करेंगे तो आपको 50 अंक आपको यहां पे दिखाई देगा। अब यहां पर वर्ड लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि शब्द सीमा की यहां पे कोई बात करना उचित भी नहीं है, क्योंकि गणित और रीजनिंग में शब्द सीमा का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। कॉपी दिखाऊंगा, स्पेस लिमिटेड रहेगा, उसी में आपको काम करना है। तो यहां पर शब्द सीमा की बात मैं नहीं करूंगा। शब्द सीमा की बात करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर शब्द सीमा का कोई मतलब निकलेगा नहीं। आपको जो स्पेस दिया रहेगा उसी स्पेस में प्रश्नों को डील करना है। तो बात करेंगे अपन, लेकिन शुरुआत में मैं आपको क्या बता रहा हूं कि 2 अंक के 6 प्रश्न आएंगे, 4 अंक के 3 प्रश्न, 8 अंक के 2 प्रश्न और 10 अंक का 1 प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा। जनरली आप देखेंगे तो वो 1 प्रश्न आपको देगा गणितज्ञों से संबंधित, और 1 प्रश्न जनरली वो डीआई से संबंधित देता है। दोनों में से कोई एक डील करना होता है। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों को देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो अब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया है। तो समझाऊंगा मैं कि 10 अंक के जो प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न जिसमें से एक करना है, वो कहां से आते हैं।
8 अंक वाले प्रश्नों में कौन कौन से टॉपिक ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये सारी बातचीत करूंगा मैं। लेकिन पहले मैं सिलेबस पे बात करता हूं कि सिलेबस क्या है। अब जो आयोग ने जारी किया उस सिलेबस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझाऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहली बात, प्री में आपने जितना मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा है ना वो पूरा पढ़ लीजिए। प्री में जितना मैथ्स और रीजनिंग आपने पढ़ा है, जितना भी आपने मैथ्स और रीजनिंग के लिए मेहनत की है, वो सारा का सारा आपके दिमाग में होना चाहिए। कुछ भी आ सकता है, यहां से कुछ भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। आप बोलेंगे सर हम तो यहां पे पढ़े हैं वर्गमूल घनमूल भी, लेकिन वो तो मेंस के सिलेबस में दिखाई नहीं देता है, लेकिन पूछ लिया था। 2022 का पेपर उठा के देख लो। आप बोलेंगे सर हम तो यहां पे ज्योमेट्री का सेक्शन भी पढ़े हैं, हम तो यहां पे क्षेत्रमिति भी पढ़े हैं, वो तो मेंस के सिलेबस में लिखा नहीं है। आप 2022 का पेपर उठा के देखिए, पूछा है आयत के बारे में एक प्रश्न आया था 4 नंबर का। इसीलिए बोल रहा हूं कोई भरोसा नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग आपने प्री में जितना पढ़ा है, प्री में जितने भी चैप्टर्स पे आपने काम किया है, उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे गणित की बात करूं तो संख्या पद्धति पढ़े हैं आप, सरलीकरण पढ़े हैं, भिन्न संख्या पढ़े हैं, लसम औसत पढ़े हैं, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी, समय कार्य में पाइप और टंकी आ जाता है, समय दूरी में रेलगाड़ी नाव और धारा आ जाता है, अनुपात समानुपात हो गया, मिश्रण हो गया, साझा हो गया, प्रतिशत लाभ हानि का ये एप्लीकेशन साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ज्योमेट्री का सेक्शन आपने पढ़ा होगा, क्षेत्रमिति का सेक्शन आपने पढ़ा होगा, ये पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। पूरा का पूरा गणित जो आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए या व्यापम की जो तैयारी आप करते रहे होंगे कभी, उसके लिए जो पढ़ा होगा वो पूरा एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। बहुत जरूरी बात बोल रहा हूं, एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। तो प्री में जितना गणित आपने पढ़ा वो पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, रीजनिंग को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे देखा जाए तो 50 अंक के प्रश्नों में रीजनिंग के प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं। मैं तो बच्चों को यह भी सजेस्ट करता हूं कि रीजनिंग को अगर आप छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, रीजनिंग को छोड़ दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि जनरली वो लुप्त पद से पूछ लेता है, पासा से पूछ लेता है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछ लेता है, सामान्य प्रश्न रहते हैं, वहीं पे आप डील कर लीजिए। रीजनिंग में बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं तो बच्चों को यह भी सजेस्ट करता हूं, जिन बच्चों का ठीक ठाक रहता है रीजनिंग, उनको मैं बोलता हूं कि मेंस के लिए रीजनिंग को आप इग्नोर कर दीजिए। मैथ्स जितना प्री में पढ़े हैं, पूरा मैथ्स प्री वाला जो है पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए। रीजनिंग को छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं अभी कॉपी दिखाऊंगा 21 का भी, 22 का भी, या जब से ये 50 अंक वाला पैटर्न आया है मैथ्स और रीजनिंग का, मतलब 2018 पीएससी मेंस से, तब से लेकर अभी तक का आप हर साल का पेपर उठा के देखिए, आपको दिखेगा कि रीजनिंग का 1-2 प्रश्न से ऊपर नहीं पूछा है, कभी 2 नंबर कभी 4 नंबर, बस इतना ही। तो रीजनिंग को आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, चाहे तो, क्योंकि वैसे भी मेंस का सिलेबस बहुत वृहद है, तो आप बाकी विषयों पे काम करिए। तो मैं रीजनिंग को बोल रहा हूं कि आप चाहें तो बिल्कुल इग्नोर करके चल सकते हैं, रीजनिंग अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा काम, लेकिन मैथ्स को तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ्स जितना आपने प्री में तैयार किया है, व्यापम की परीक्षाएं कभी दी होंगी, वहां पर तैयार किया होगा, पूरे को रिवाइज कर लीजिए। जितने चैप्टर्स के मैंने नाम लिए, सारे चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद और क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो प्री में जितना मैंने बोला, जिन चैप्टर्स की बात की वो चैप्टर्स हो गए। उसके बाद और क्या क्या पढ़ना है मैथ्स में, देखिए और क्या क्या सिलेबस में है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं बैंकिंग में आप देखेंगे तो 3 प्रकार के खाते हैं जिसमें ब्याज की गणना करनी होती है। जैसे आप पढ़े होंगे बचत खाता में ब्याज की गणना करने बोलता है। एक होता है सावधि जमा खाता में ब्याज का कैलकुलेशन करने बोलता है। एक होता है आवर्ती जमा खाता में ब्याज का कैलकुलेशन करने बोलता है। अब मैं अगर बोलूं कि यहां से प्रश्न कभी पूछे ही नहीं जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कभी नहीं पूछा गया यहां से प्रश्न। एक बार बहुत पहले 14-15 के साइड में आप देखेंगे ना, तो आवर्ती जमा खाते का 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया था। यहां से जनरली वो प्रश्न बनाता ही नहीं है। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि बैंकिंग से प्रश्न बनाने की बजाय वो क्या करता है, प्री में जो आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ के बैठे हैं ना, वहां से शानदार प्रश्न बनाता है। कभी कभी सेपरेट साधारण ब्याज का, कभी सेपरेट चक्रवृद्धि ब्याज का, कभी दोनों को मर्ज करके एक शानदार प्रश्न बना देता है। 2017 मेंस उठा लो, 8 नंबर का प्रश्न आया था।
2020 मेंस, 2019 मेंस, तो वो जनरली बैंकिंग से प्रश्न ना देकर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न देना ज्यादा उचित समझता है। और मैं भी ये मानता हूं कि ठीक बात है, क्योंकि सावधि जमा खाता पढ़ेंगे तो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज ही तो है। ये बचत खाता मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा यूजफुल है पढ़ने के लिए बच्चों के लिए, इसीलिए बचत खाता से प्रश्न आता ही नहीं है। सावधि जमा खाता पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है। आवर्ती जमा खाता को थोड़ा देख सकते हैं, ये अच्छा टॉपिक भी है, मजा भी आता है पढ़ने में इसको। लेकिन बात करूं कि यहां से प्रश्न आते ही नहीं है तो बिल्कुल सही है। ये बैंकिंग से प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। बैंकिंग से प्रश्न पूछेगा ही नहीं, वो बैंकिंग से पूछने की बजाय साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न पूछेगा। ये चैप्टर बेहतर कर लीजिए आप। और प्री में तो आप साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ के बैठे ही होंगे। इसके बाद बात करूं मैं आयकर की गणना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आयकर की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की गणना। यहां से प्रश्न पूछ भी सकता है इस बार, क्योंकि इस बार थोड़ा सा ये जो स्लैब है इसको लेकर के थोड़ा सा माहौल भी बना हुआ था। ये जो 12 लाख तक छूट का प्रावधान कर दिया उसको लेकर थोड़ा सा माहौल बना हुआ था, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आप देखेंगे तो अलग टाइप से हुआ है। तो आयकर की गणना को लेकर के थोड़ा सा मार्केट बना हुआ है, तो क्या पता आयकर की गणना दे दे वो। आयकर की गणना 2019 में दिया था 8 नंबर का एक प्रश्न आयकर की गणना को लेकर, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन। किसी व्यक्ति का आपको वार्षिक आय दे देगा, उसमें बचत कहां करता है वो, दान कहां देता है वो, कितने उसके अमाउंट पे टैक्स लगाना है, वो टैक्स का स्लैब दिया रहेगा। 19 वाले प्रश्न में तो टैक्स का स्लैब भी नहीं दिया था, वो स्लैब आपको याद करके जाना पड़ेगा करंट ईयर का, और उसके पहले साल का भी याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको पढ़ना है आपको, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। आयकर की गणना प्रॉपर सीख के जाना है, साथ में स्लैब को भी याद करके जाना है आपको। तो बहुत ही खास टॉपिक हो जाता है आयकर की गणना। इसके बाद अगला जो टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो है माध्य माध्यिका बहुलक, माध्य माध्यिका बहुलक, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो एकदम लिख के ले लीजिए कि यहां से प्रश्न आता ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने तो बच्चों को बोला था 2023 वाले एग्जाम में माध्यिका को पढ़ लेना, प्रश्न आएगा। 8 नंबर का छाप दिया था प्रश्न को, माध्यिका से ही ज्यादातर प्रश्न आता है यहां पे, माध्यिका से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ के ही जाना, सारी कंडीशंस को पढ़ना। माध्य में अलग अलग कंडीशन, डेटा जब वर्ग अंतराल में होगा तब क्या होगा, अवर्गीकृत होगा तब क्या होगा, बारंबारता देगा तब क्या होगा, सब कुछ पढ़ के जाना। माध्यिका में जो अननोन फ्रीक्वेंसीज निकालने वाला प्रश्न आता है, अज्ञात बारंबारताएं निकालने वाला, उसको पढ़ के ही जाना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को लगता है ये माध्य माध्यिका बहुलक। और जब 200 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग आता था तब 40-40 नंबर के प्रश्न, 20-20 नंबर के प्रश्न यहां से बने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो माध्य माध्यिका बहुलक, इसको बिल्कुल पढ़ के जाएंगे आप। इसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं, तो एक टॉपिक आता है क्रमचय संचय और प्रायिकता। क्रमचय संचय, इसी में जोड़ देता हूं मैं प्रायिकता को, क्योंकि संचय पढ़ेंगे तभी तो प्रायिकता बनेगा आपसे, संचय को पढ़ेंगे तभी प्रायिकता भी आपसे बनेगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, साथ में प्रोबेबिलिटी, तो संचय पे ही तो बेस्ड होता है पूरा प्रायिकता। यहां से भी प्रश्न आता है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल यहां से प्रश्न बना है। 2 नंबर 4 नंबर का प्रश्न लगभग हर साल यहां से बना है, यह पढ़ना है कंपलसरी आपको। इसके बाद बात करूं मैं, एक टॉपिक आता है वैदिक गणित, वैदिक गणित, वैदिक मैथ्स, इसको भी पढ़ना ही है आपको, इसको छोड़ नहीं सकते। वैदिक गणित से एक प्रश्न आता ही है 2 नंबर 4 नंबर का। वैदिक गणित में जोड़ना घटाना, गुणा भाग, वर्गमूल घनमूल, समझ आ रहा है, वर्ग घन, ये सब पढ़ना है। जितना वैदिक मैथ्स है पूरा वैदिक मैथ्स पढ़ेंगे। इसके बाद बात करूं मैं तो एक आता है आपका गणितज्ञों की जानकारी, गणितज्ञों की जानकारी। गणितज्ञों की जानकारी में जो जो गणितज्ञ हैं उनके बारे में पूरा निबंध बना के याद कर लो, क्योंकि 2022 का जो प्रश्न आया था ना, उसमें क्या किया था, वो पूरा डिटेल्ड जानकारी मांग लिया था, इनके बचपन का नाम, इनके पिता का नाम, ऐसा इंडिविजुअल क्वेश्चन बना बना के दे दिया था। जनरली वो क्वेश्चन कैसा देता था, रामानुजन का गणित में योगदान बताओ, आर्यभट्ट का गणित में योगदान बताओ, लेकिन 2022 का प्रश्न को अलग तरीके से तैयार कर दिया वो।
कि इनके बचपन का नाम, इनके पिता का नाम, ऐसा पूछ लिया था। इनका जन्म कब हुआ। इसीलिए मैं बोल रहा कि जो जो गणितज्ञ सिलेबस में हैं, आर्यभट्ट हैं, वराहमिहिर है, ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कराचार्य है, रामानुजन हैं, इनके सब के बारे में पूरा कहानी पढ़ लेना, पूरा कहानी, इनका नाम, बचपन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, कहां रहे, गणितज्ञ जो हैं, गणित में योगदान तो पढ़ना ही है, गणित में क्या क्या इनका योगदान रहा वो तो पढ़ना ही है। एक्स्ट्रा जानकारी भी पढ़ के जाना भाई, एकदम क्लियर बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा जानकारी भी पढ़ के जाना, क्योंकि पीएससी एकदम कुछ अलग ही सोच लेता है यार। 2022 में कुछ अलग ही सोच लिया कि भाई ये बताओ कि इनके बचपन का नाम, इनकी माता का नाम, पिता का नाम, ये सब पूछ रहा है इंडिविजुअल, ऐसा क्वेश्चन दे देकर, तो वहां पे समस्या आ जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा कि गणितज्ञ जो हैं, आर्यभट्ट हैं, वराहमिहिर हैं, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, रामानुजन, इनके बारे में गणित में योगदान तो पढ़ना ही है, इनकी कहानी भी बचपन की देख लेना, माता पिता के बारे में सब देख लेना। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स में लिखा हूं जो कि जनरली आप प्री में नहीं पढ़ते हैं। तो एक बार समराइज करता हूं कि क्या क्या करना है। तो मैंने बोला प्री में जितना मैथ्स आपने पढ़ा है वो पूरा मैथ्स पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है। डीआई भी पढ़ लेना, डीआई आंकड़ों की व्याख्या प्री के लिए पढ़ते हैं आप। डीआई में क्या क्या आता है, पाई चार्ट आता है, पाई चार्ट याद करो, पाई चार्ट आता है, दंडालेख, बार ग्राफ बोलते हैं इसको, दंडालेख, बार ग्राफ, लेखा चित्र आता है, लाइन ग्राफ बोलते हैं इसको, और सारणियन आता है, सारणियन टेबुलेशन बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, पाई चार्ट बनाना भी सीख लीजिएगा, क्योंकि मेंस के लिए पाई चार्ट बनाने भी बोल देता है, कुछ डेटा आपको दे देगा, इसके लिए पाई चार्ट ड्रॉ करने बोलेगा आपको, तो प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। प्री में जितना भी मैथ्स पढ़े हैं वो सारा मैथ्स आप पढ़ेंगे। रीजनिंग आप चाहे तो छोड़ दीजिए, चाहे तो अगर आपके पास नोट्स है तो उसको रिवाइज कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा। रीजनिंग आप बना लेंगे, एक दो प्रश्न आएंगे तो, क्योंकि कॉमन प्रश्न ही आते हैं। तो प्री में जितना भी मैथ्स, जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स मैथ्स के पढ़ेंगे आप, रिवाइज करेंगे। डीआई जो आपने पढ़ा होगा, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलेशन, वो पढ़ेंगे। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने लिखे हैं यहां पे, बैंकिंग, आयकर की गणना, माध्य माध्यिका बहुलक, क्रमचय संचय, प्रायिकता, वैदिक गणित और गणितज्ञों की जानकारी। इसमें बैंकिंग को चाहे तो बस छोड़ सकते हैं, बैंकिंग को चाहे तो छोड़ सकते हैं। बाकी ये जो देख पा रहे हैं, आयकर, माध्य माध्यिका बहुलक, क्रमचय संचय प्लस प्रायिकता, वैदिक गणित और गणितज्ञों की जानकारी, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसमें ध्यान रखिएगा। इतना पढ़ना है आपको, इतना पढ़ना है। तो प्री अगर अच्छी से पढ़े हैं, नोट्स बनाए तो उसको रिवाइज कर लीजिए, प्लस ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं ये पढ़ लीजिए। अब एक आध टॉपिक और भी रहते हैं, जैसे अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात की जैसे बात करूं मैं, तो अनुपात समानुपात का टॉपिक प्री में है, प्री में पढ़े होंगे, लेकिन मेंस में जो है ना समानुपात के नियम लिख दिया है, जो जनरली प्री में अपन पढ़ते नहीं है। मेंस में जाएंगे तो समानुपात के नियम, जैसे एकांतरानुपात, समझ आ रहा, ऑल्टरनेंडो बोलते हैं इसको, व्युत्क्रमानुपात, इन्वर्टेंडो बोलते हैं, योगानुपात, अंतरानुपात, योगांतरानुपात। तो मैं ये बोल रहा हूं कि योगांतरानुपात नियम को पढ़ लेना, योगांतरानुपात नियम के पूछे जाने की संभावना होती है, योगांतरानुपात नियम के क्वेश्चंस को कर लेना। समानुपात के जो नियम है ना, उसमें योगांतरानुपात नियम के क्वेश्चंस को कर लेंगे आप, योगांतरानुपात नियम के क्वेश्चंस। तो योगांतरानुपात नियम आप पढ़ के देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जनरली अनुपात और समानुपात आप प्री में पढ़े रहते हैं, लेकिन समानुपात के नियम जो हैं उनको प्री में कवर नहीं करते हैं अपन। इसीलिए बोल रहा हूं कि मेंस में सिलेबस में है तो योगांतरानुपात नियम एक है, उसको ध्यान से देखना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं, इसको थोड़ा पढ़ के चल जाना, क्योंकि इसके प्रश्न आए हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, एक दो बार पूछ लिया है और अच्छे प्रश्न भी बनते हैं, इसको पढ़ लेना। एक और, परिमेय संख्या को लेकर के मेंस में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, परिमेय संख्या को लेकर के प्रश्न बनते हैं मेंस में बहुत सारे, तो परिमेय संख्या को थोड़ा सेपरेट अच्छे से तैयार कर लेना। परिमेय संख्या में कैसे प्रश्न बनते हैं, दो परिमेय संख्या दे देगा और उनके बीच में परिमेय संख्या निकालने बोलेगा आपको, दो परिमेय संख्या दे करके उनके बीच में 3 ठो परिमेय संख्या निकालने बोलेगा, 4 ठो परिमेय संख्या निकालने बोलेगा, ऐसा प्रश्न आता है। इसके अलावा जो बार वाले प्रश्न होते हैं, 0.3 का बार, ये भी तो परिमेय संख्या है, इसको P/Q में कन्वर्ट करने बोलेगा।
ये कुछ परिमेय संख्या के प्रश्न बनते हैं, इनको देख लीजिएगा, क्योंकि परिमेय संख्या एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में तो परिमेय संख्या के टॉपिक से 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, 2 नंबर का 2 ठो प्रश्न और 4 नंबर का 1 ठो प्रश्न। तो परिमेय संख्या को थोड़ा अलग से तैयार कर लेना। दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने वाला टॉपिक, ये जो बार वाले डेटा होते हैं इनको पी बटे क्यू में कन्वर्ट करने वाला टॉपिक, ऐसे कुछ प्रश्न और मिल जाएंगे आपको, तो इसको रेडी कर लेना। तो समानुपात में ये टॉपिक प्री में पढ़े हैं, पढ़ने को ये भी टॉपिक प्री में पढ़े हैं। प्री में आप अनुपात समानुपात पढ़े, लेकिन समानुपात के नियम में मैंने बोला योगांतरानुपात नियम को कवर कर लेना अलग से। प्री में परिमेय संख्या पढ़े हैं, क्योंकि परिमेय संख्या नहीं पढ़ेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे मैथ्स को। तो परिमेय संख्या पढ़े होंगे, लेकिन परिमेय संख्या में मैं बोल रहा हूं कि दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने वाले प्रश्न और साथ में ये बार वाले प्रश्नों को भी थोड़ा रीड कर लेना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गया? इतना पढ़ना है, अब ये कंप्लीट, इतना पढ़ना है आपको। डीआई को अच्छे से तैयार करना भाई, डीआई तो प्री में भी अच्छी से तैयार करते हो, क्योंकि डीआई के क्वेश्चंस तो प्री में बहुत आते हैं, तो डीआई को तो आप अच्छी से तैयार करते ही हो। इतना पढ़ना है आपको। 10 नंबर के प्रश्न की बात करूं मैं, तो 10 नंबर का प्रश्न पहले क्या होता था, 10 नंबर के प्रश्न की बात करूं अगर मैं, तो 10 नंबर का 2 प्रश्न आएगा जनरली, एक प्रश्न तो वो गणितज्ञ का देगा ही, जनरली ऐसा हर साल हो रहा है, एक प्रश्न वो गणितज्ञ का देगा ही, गारंटीड है, देगा ही, हर साल ऐसा हुआ है। पहले क्या करता था, एक और प्रश्न वो डीआई का दे देता था। डीआई मतलब कि जैसे दंड आलेख का दे दिया, पाई चार्ट का दे दिया, लेखा चित्र दे दिया, सारणियन कुछ भी दे देता था, दोनों में कोई एक करना होता था। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में उसने ट्रेंड क्या चेंज कर दिया, एक तो गणितज्ञ का दे रहा है वो, लेकिन एक और जो दे रहा है ना 10 नंबर का, उसको 6-4 में तोड़ दे रहा है, 5-5 में तोड़ दे रहा है। ऐसे तोड़ करके प्री में जो टॉपिक्स आप ज्यादातर पढ़ते हैं, जैसे समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव धारा, समय कार्य, पाइप टंकी, इनके प्रश्नों को घुसा दे रहा है। जैसे 2022 की बात करूं तो 10 नंबर वाले क्वेश्चन को 6-4 में तोड़ के 6 नंबर का प्रश्न आया था नाव धारा का, और 4 नंबर का प्रश्न आ गया था एलसीएम का। 2019 में तोड़ दिया था 5-5 में, 5 नंबर का एक प्रश्न औसत का आ गया था, 5 नंबर का साधारण ब्याज का आ गया था। तो ऐसा भी कर रहा है, तो थोड़ा तैयार रहेंगे। इसीलिए बोल रहा प्री के टॉपिक्स को अच्छी से पकड़ बना के जाएंगे। ये वाले टॉपिक्स में तो बच्चों का पकड़ हो जाता है, लेकिन प्री वाले टॉपिक्स वहां पे जाके नहीं बनते हैं, क्योंकि नाव धारा का बहुत शानदार प्रश्न आ गया था, एक बार पाइप और टंकी का 8 नंबर का प्रश्न आ गया था, एक बार साझा का 8 नंबर का प्रश्न आ गया था, एक बार मिश्रण का 8 नंबर का प्रश्न आ गया था, और अच्छे प्रश्न आ गए थे। तो इसीलिए बोल रहा प्री के टॉपिक्स जो पढ़े हैं उसमें शानदार पकड़ बनाएंगे, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में आप देखेंगे ना तो 50 नंबर में जो प्री में पढ़े हैं ना आप, लगभग 30-35 नंबर का तो वहीं से पूछ दे रहा है। 50 में सोचो 30-35 का तो वही पूछ दे रहा है जो प्री में पढ़े हैं आप, जो प्री में पढ़े 30-35 नंबर का वहीं से आ जा रहा है। इसीलिए प्री के नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करेंगे। रेलगाड़ी, नाव धारा, समय दूरी, ये जो चैप्टर्स हैं, समय कार्य, पाइप टंकी, इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। औसत से प्रश्न आता है, प्रतिशत लाभानी से आता है, अनुपात समानुपात मिश्रण साझा से आता है। साझा का प्रश्न आया था 2021 मेंस में, 2022 मेंस में मिश्रण का प्रश्न आ गया था 8-8 नंबर का, सोचो। तो प्री वाले सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना। रीजनिंग को मत पढ़ना, मैं तो बोल रहा हूं, अगर आप केवल मेंस के पीछे जा रहे हो तो रीजनिंग को मत पढ़ना। रीजनिंग से क्वेश्चंस लिमिटेड आएंगे, 1-2 प्रश्न बन जाएंगे आपसे। इतना तैयार करना है, कहीं पे कमी मत करना, अच्छी से पढ़ के जाना। मैं एक बार कॉपी दिखाता हूं आपको, लिखते कैसे हैं देखना। मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो ये 2021 का कॉपी है, 2021 का दिख रहा होगा आपको, ये 2021 का, 2021 जो मेंस हुआ था उसका कॉपी है। नंबर मिलेगा आपको, नंबर में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। 2021 का कॉपी है, देख सकते हैं। पहला ही प्रश्न क्या है, मौसा का है। अब ये मौसा आप प्री में पढ़े होंगे, वही समझा रहा हूं। मौसा आप कहां पढ़े होंगे, प्री में पढ़े होंगे। फ्रैक्शन में जो संख्याएं हैं उसका मौसा निकालो, प्री में पढ़े हैं, तो प्री का ही तो टॉपिक हो गया ये। इसके लिए मेंस में कुछ अलग से थोड़ी पढ़ना है, जो प्री में पढ़े हैं कि मौसा के लिए ऊपर वालों का मौसा और नीचे वाले का लसा, वही किया हुआ है। देखिए तरीका क्या होगा सर लिखने का, लिखने के तरीके को लेकर के बच्चे परेशान होते हैं। तो लिखने का तरीका क्या होगा, जैसा लिखते हैं ये देखो, अंश का मौस, हर का लस। आप चाहो तो यहां पे लिख दिए कि सर अंश का मौस 3 आया, रफ में करके देख लेना। हर का लस 1400, आंसर 3/1400, 2 में 2 नंबर मिल गया।
लिखने को लेके परेशान मत होना, सफिशिएंट स्पेस रहेगा। मान लो स्पेस कम लग रहा है तो बीच में ऐसा लाइन खींच लो, आधा इधर लिख दो आधा इधर लिख दो, ऐसा भी कर सकते हो। दिखाऊंगा एक और कॉपी मेरी, उसमें भी चला है, सब चलता है, सब चलता है, लिखना बस। बहुत सारे लोग बोलेंगे केवल आंसर लिख के आ जाना, मत लिखना केवल आंसर, काट दे रहा है नंबर। मैंने 2-3 सालों का एनालिसिस किया ना, तो केवल आंसर लिखने में, कम लिखने में नंबर काट दे रहा है। 2 नंबर का स्पेस को मैथ्स में भी थोड़ा भरो यार। मैं पहले बच्चों को बोलता था कि मैथ्स में लिखने के तरीके को लेकर परेशान मत हो, बस एक लाइन में लिख के आ जाओ तो भी नंबर दे देगा। मत लिखो, पूरा लिखो, मैं बोल रहा हूं, एक लाइन में मत छोड़ो, पूरा लिखो। थोड़ा सा लिख दो कि हाँ ये डेटा है, इसका मौस के लिए अंश का मौस, हर का लस, फिर थोड़ा सा लिख दो। मतलब 4 लाइन है तो दिखे कि लिखा है बच्चा। आंसर तो इसका एक ही लाइन में आ जाएगा, ओरली आ जाएगा, चाहे तो ओरली कर लेंगे, एक ही लाइन में लिख सकते थे। 9, 12, 18, 21 का मौसम 3 दिख रहा है, इन चारों का लसर कितना दिख रहा है, 1400 दिखेगा आपको। दिखने को आंसर ओरली दिख जाएगा तो क्या केवल 3/1400 लिख दूं क्या मैं, नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, 1 नंबर देता फिर वो। ऐसा 2-3 सालों में देखने को मिला है मेरे को, 2-3 सालों का कॉपी में देखा तो जनरली ऐसा देखने को मिला कि आप केवल 1-2 लाइन लिखे हो 2 नंबर के प्रश्न में, उत्तर सही होने के बावजूद आपको 1 नंबर, 1.5 नंबर ऐसा दे दिया है। तो गलती मत करना, ये पूरा लिखना। कितना समय लग रहा है, थोड़ा सा लिख देना, स्पेस थोड़ा भर देना, मैं ये बोलना चाहता हूं। अगले प्रश्न में आए, ये देखिए b/a का वैल्यू दिया है, इसका पूछा है। अब ये तो बहुत आसान हो गया, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, प्री का ही प्रश्न हो गया। 0.25 का आप चाहो तो कितना लिख दो, 1/4 लिख दो, 1/4 भी तो लिख सकते हैं। तो b का वैल्यू यहां 1 रख देते, a का वैल्यू 4 रख देते, ये भी तरीका था। एक तरीका ये भी देख पा रहे हैं, एक तरीका ये भी था कि मैं b/a 0.25 है तो 0.25 को 1/4 लिख दूंगा। उसके बाद b का वैल्यू यहां कितना पुट करता, 1, a का वैल्यू कितना पुट करता, 4, तो भी कैलकुलेट करने पर आंसर क्या आता, 1 आता। रख के देखो ना, 1/4 लिखते तो b का वैल्यू 1, a का 4, तो 8 में से 1 गया, कितना बचता, 7, 8 और 1 कितना, 9, 7/9 प्लस 2/9, 9/9 यानी आंसर 1 आता। वैसे करने पर भी आपको नंबर मिलता। ये देखो राइटिंग मैटर नहीं करता है, 2 में 2 नंबर दे रहा है। देखो यहां देखेंगे, ये देखिए x का वैल्यू, y का वैल्यू दिया है, इसका पूछा है, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, 2 में 2 नंबर दिया है। देखो ये सब तो देखा जाए तो प्री में पढ़ चुके हो आप। ये तीनों प्रश्न अगर देखूं मैं, तीनों प्रश्न शुरू के प्री के एग्जाम के आधार पे कर सकते थे आप। चौथा प्रश्न आप देखेंगे तो ये प्रश्न पूछ लिया प्रायिकता का। जैसा कि मैंने बोला, प्रायिकता जनरली प्री में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मेंस के लिए प्रायिकता को पढ़ते हैं बच्चे। ये देखिए प्रायिकता का एक प्रश्न पूछा है कि 3 लाल, 7 सफेद और 2 नीली गेंदों वाली टोकरी से 5 सफेद गेंदे निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता अगर पढ़े होंगे तो बन जाता। ये देखो लिखने का तरीका देख रहे हो, कुछ खास नहीं है तो भी नंबर ठीक ठाक दे दिया है। स्पेस थोड़ा ठीक ठाक भर लीजिए। समय कार्य का प्रश्न आ गया, देखो 2 नंबर का, ये भी प्री में पढ़े हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वैदिक मैथ्स का प्रश्न आ गया। मतलब 6 प्रश्न अगर मैं देखूं, 6 प्रश्न, तो 4 प्री आधारित प्रश्न थे और 2 प्रश्न थे मेंस आधारित, एक प्रायिकता का और दूसरा वैदिक मैथ्स का। कट पिट मैटर नहीं करता है, देखो समझ आ रहा है, कट पिट मैटर नहीं करेगा, राइटिंग मैटर नहीं करेगा। ये देखिए कट पिट आप करो कहीं पे भी, ये उत्तर की जांच किया हुआ है, बीच में लाइन खींच के उत्तर की जांच कर दिए। देखिए उत्तर की जांच ऐसा किए हैं, गुणा करने में उत्तर की जांच ऐसे ही तो करते हैं, गुणा का निशान बना के। कट पिट मैटर नहीं करता, देखो राइटिंग अच्छी हो खराब हो मैटर नहीं कर रहा है। यहां भी देखेंगे 2 में 2 नंबर दे दिया है। तो 6 प्रश्नों में 4 प्रश्न ऐसे थे जो कि प्री के आधार पर बन रहे थे। 2 प्रश्नों में आपको अलग तैयारी चाहिए थी, एक प्रायिकता में और दूसरी चाहिए थी ये वैदिक मैथ्स में। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में। ये देखिए 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में देखेंगे तो ये भी प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है, जनरल क्वेश्चन है जो आप संख्या में पढ़ते हैं, प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये पूरा। देखो 4 नंबर के लिए इतना स्पेस दिया है, थोड़ा सा स्पेस का यूज करो, नंबर पूरा दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखिए धारा की दिशा में इतना दूर इतने मिनट में, धारा की विपरीत दिशा में इतना, ये तो अभी प्री में भी पूछा था। इतना सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था। लेकिन आप जैसा जानते हो वैसा करो, नंबर दे रहा है। देखिए आप जैसा जानते हो वैसा करो, नंबर देगा। ये भी प्री ओरिएंटेड था, तो 4 नंबर के दोनों प्रश्न प्री ओरिएंटेड। अगला देखिए, ऋषभ शुरू से चिड़ियाघर का सामना कर रहा था, वो घड़ी की दिशा में इतना मुड़ता है, अब वह कहां है? फिर वो बगीचे का सामना करने के लिए घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है, तो बताइए किस कोण से मुड़ा? ये बन जाएगा रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का।
ये भी प्री में पढ़ लेते हैं। अब इसके लिए पूरा रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यही समझा रहा था मैं। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। ये देखिए 8 नंबर के क्वेश्चंस में आएंगे। ये साझा का प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न साझा का। मीनाक्षी ने इतने रुपए का निवेश किया, बाद में अनिल इसमें जुड़ गया, बाद में सुनील इसमें जुड़ गया, साल के एंड में फायदा हुआ इतना, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। प्री ओरिएंटेड प्रश्न। 4 नंबर के तीनों प्रश्न प्री ओरिएंटेड। 8 नंबर का पहला प्रश्न प्री ओरिएंटेड, 8 नंबर का दूसरा प्रश्न रेलगाड़ी का प्रश्न। ये देखो ये भी प्री ओरिएंटेड है पूरा, देख रहे हो पूरा ये पेपर प्री ओरिएंटेड ही है। जैसे लिखना है वैसे लिखो, नंबर मिल रहा है। 10 नंबर में ये देखिए एक डीआई का प्रश्न पूछ लिया था। ये देखिए एक डीआई का प्रश्न पूछा हुआ है। ये देखिए एक डीआई का प्रश्न पूछा है ये पूरा। ये देखिए पूरा डीआई का प्रश्न है ये पूरा डीआई का प्रश्न पूछा है, देख पा रहे हैं। अब हुआ क्या था ना 2021 में ही मुझे याद आ रहा है, हुआ क्या था 2021 वाला पेपर में ही मुझे याद आ रहा है। हाँ 2021 में क्या हुआ था, 10 नंबर का एक ही प्रश्न दे दिया था, दूसरा दिया ही नहीं था, अथवा वाला दिया ही नहीं था। देखो एक ही प्रश्न दिया, 2 प्रश्नों में से कोई एक हल करना है लेकिन एक ही दिया, दूसरा दिया ही नहीं। ये देखिए दूसरा दिया ही नहीं था, इसीलिए सारे बच्चों को 10 नंबर बोनस मिला था। यहां पे सारे बच्चों को 10 नंबर बोनस दिया था। यहां पे ये फायदा हुआ था 21 में बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जिनका गलत भी था उनको भी 10 नंबर बोनस मिल गया था। अब ये पेपर में 49 नंबर आया, सोचो 49 नंबर, ये देखो 49 नंबर आया है इस पेपर में, देखेंगे तो आप। अब सोचो लाया जा सकता है, 49 नंबर आया, देखिए पूरा 49 नंबर आया है। ये देखिए 49 नंबर देख पा रहे हैं, ये देखिए 49 नंबर। 10 नंबर वाले को देखेंगे तो चेक ही नहीं किया है। देखिए चेक ही क्यों नहीं किया, क्योंकि 10 नंबर वाला एक ही प्रश्न था, एक जो है वो मिसिंग था, दिया ही नहीं था, टाइप ही नहीं था, छपा ही नहीं था। तो 10 नंबर वाले में सबको बोनस दिया था। ये देखिए सबको बोनस दिया था। यहां पे 8 में 7 देने के कारण 49 नंबर है। ये 10 नंबर वाले को चेक ही नहीं किया है, कोई चेक नहीं किया है, सबको बोनस दे दिया गया है 10। तो आप देखेंगे तो प्री ओरिएंटेड पेपर है। मेंस का केवल 2 ही प्रश्न देखेंगे आप, जो प्रायिकता का एक प्रश्न था जो कि मेंस में सेपरेट पढ़ते हैं, एक वैदिक मैथ्स का, बाकी कुछ नहीं था इसमें। इसके अलावा रीजनिंग का एक ही प्रश्न मिला आपको, वही समझा रहा, रीजनिंग को छोड़ सकते हैं आप। ये देखिए 22 का दिखाता हूं आपको, ये 22 का है। देखिए पहला औसत का प्रश्न प्री ओरिएंटेड, रीजनिंग का एक प्रश्न ये था। ये देखिए रीजनिंग का ये सीरीज का प्री ओरिएंटेड। ये देखिए ये वर्गमूल का आ गया प्री ओरिएंटेड। अब ये वर्गमूल का जो प्रश्न है देखा जाए तो ये सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन आ गया। ये वैदिक मैथ्स का प्रश्न आ गया था, देखो वैदिक मैथ्स का प्रश्न था। ये प्री का प्रश्न फिर से बोल सकते हैं इसको, कोडिंग डिकोडिंग, सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न था। ये देखिए अगला प्रश्न परिमेय संख्या का था। तो 6 प्रश्नों में देखेंगे तो 5 प्रश्न प्री ओरिएंटेड, एक प्रश्न केवल मेंस का सेपरेट बोल सकते हैं वैदिक मैथ्स का। ये देखिए 4 नंबर का प्रश्न प्रायिकता का आ गया, प्रायिकता का प्रश्न था, ये देख सकते हैं, ये प्रायिकता का प्रश्न है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रायिकता के प्रश्न के बाद ये ज्योमेट्री का प्रश्न बोल सकते हैं, जो क्षेत्र मिति वाला सेक्शन है, आयताकार खेत को लेकर के प्रश्न पूछा था। देख पा रहे स्पेस पर्याप्त है, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए साधारण ब्याज का प्रश्न, मैंने जैसा कि बोला बैंकिंग से प्रश्न नहीं पूछता, वो साधारण ब्याज घुसा दिया। ये देखिए साधारण ब्याज का प्रश्न पूछ लिया। ये देखिए पाई चार्ट का प्रश्न पूछ लिया 8 नंबर में, वही सब चलता है भाई, वही समझा रहा हूं। पाई चार्ट का प्रश्न पूछा 8 नंबर में। इसके बाद आप देखेंगे तो मिश्रण का प्रश्न पूछा 8 नंबर में। ये देखिए मिश्रण का प्रश्न, स्पेस का कमी के कारण आप लाइन खींच के ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर वाले में 2 प्रश्न पूछा। ये देखिए जैसा कि मैं बता रहा था, भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनका जन्म कब और कहां हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, संक्षिप्त जानकारी दीजिए, गणित में योगदान बताइए, खगोल शास्त्र में प्रमुख योगदान विषय पर टिप्पणी लिखिए, ब्रह्मगुप्त को किन उपाधियों से विभूषित किया गया। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया था 2022 में। ये देखिए इसके बाद आप देखेंगे तो अथवा में एक नावधारा का प्रश्न पूछा और एक पूछा एलसीएम का। समझ आ रहा, लिखने पर पूरा नंबर मिलता है। ये देखिए लिखेंगे तो नंबर पूरा मिलता है, 10 में 10 नंबर मिला है। देखिए लिखने से नंबर पूरा मिलता है, जैसे लिखना है वैसे लिखिए, नंबर पूरा मिल रहा है। तो लिखने को लेकर परेशान नहीं होना, एक जनरल स्टेप्स फॉलो करिए जैसा कि आप पढ़ते आए हैं। रीजनिंग का देखेंगे तो 2-2 नंबर का 2 प्रश्न पूछा, बाकी कुछ नहीं है। तो निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, 23 का पेपर देखेंगे ना तो 23 के पेपर में आपको ये सब दिखेगा। 23 के पेपर में आपको माध्यिका दिखेगा, 19 के पेपर में आयकर दिखेगा। समझ आ रहा है, तो इन टॉपिक्स को तो रेडी कर लीजिए जो मैं लिखा हूं मेंस में सेपरेट जो है, और प्री का मैथ्स जो है उसको बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। केवल ये काम करना है यार, 50 में 50 लाने से कोई रोक नहीं सकता आपको।
और 50 में 50 लाए ना, तो पेपर 4 में 130 140 लाने से कोई रोक नहीं पाएगा आपको। अगर इसमें 50 में 50 ले आए तो फिर ये पेपर जाएगा 130 140 के पार, और 130 140 जाना बहुत जरूरी है एग्जाम में अगर आपको लेना है सिलेक्शन। पेपर 1 पेपर 2 पेपर 4 स्कोरिंग पेपर है, इनमें स्कोर करना ही पड़ेगा आपको। और पेपर 4 का पार्ट 2 में 50 खींच दिए ना, 50 भी चलो छोड़ो, 45 भी खींच दिए तो चांस पूरा बन जाता है 130 प्लस होने का इस पेपर का। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ज्यादा हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं कि 160 170 ले आओ, मैं बात ही नहीं करता वैसा। मैं अपने आपको बच्चों की जगह पे रख के बात करता हूं। बोलने वाले बोलेंगे 170 ले आओगे, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं एवरेज बच्चों की बात करता हूं। तो 130 प्लस के आसपास मामला बैठेगा अगर आप 45 के आसपास स्कोर करोगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 और पार्ट 3 आप ठीक ठाक कर लोगे तो 130 प्लस के आसपास मामला बैठेगा, जो कि अच्छा नंबर है पेपर 4 में। तो पेपर 4 की रणनीति एकदम क्लियर होनी चाहिए कि पेपर 4 के पार्ट 2 में 45 प्लस करना है मेरे को। इसमें अगर 10-15 नंबर लाए ना, मैथ्स रीजनिंग के पेपर में 10-15 लाए तो फिर ये बिगड़ना तय है। आप इतना प्लस कर ही नहीं सकते, आप 90-100 के नजदीक ही रुक जाओगे, इससे ऊपर नहीं जा पाओगे। 90-100 के आसपास रुकोगे, फिर आप उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। तो इसमें 45 के आसपास 40 प्लस करना बहुत आवश्यक है और किया जा सकता है। मैंने आपको कॉपी भी दिखाई, दोनों कॉपी में शानदार भर भर के नंबर दिए गए हैं। तो आपको करना पड़ेगा, प्रायिकता को पढ़ना पड़ेगा, आपको वैदिक गणित पढ़ना पड़ेगा, गणितज्ञों की जानकारी पढ़नी पड़ेगी, माध्यमादिका बहुलक पढ़ना पड़ेगा, आयकर पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग छोड़ सकते हो। इसके अलावा प्री में जितना भी पढ़ा है आपने सब पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग को छोड़ सकते हो। यह है पूरा निष्कर्ष पेपर 4 के भाग 2 का। ऐसे समझना है, बच्चे सिलेबस को पकड़ लिए पेपर 4 के भाग 2 का, क्या क्या लिखा खुद समझ में नहीं आ रहा है उसमें, क्योंकि थोड़ा सिलेबस को पेपर 4 के भाग 2 को अलग प्रकार से लिख दिया है यार। वो रीजनिंग के टॉपिक्स इतने घुसा दिया है, मैं एकदम सिंपल बोल दिया, प्री का मैथ्स और रीजनिंग छोड़ भी दोगे चलेगा, क्योंकि आपको दोनों वर्ष की कॉपी दिखाए, दोनों में रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आप चाहो तो लगा लो अपने हिसाब से, उनमें आपको ऐसा बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, आराम से लग जाते क्वेश्चंस। वो एक लुप्त पद का पूछा था, एक दिशा ज्ञान का, एक कोडिंग डिकोडिंग का, ऐसे क्वेश्चंस बने थे। 21 में तो केवल एक ही प्रश्न आया था, 22 में 2 प्रश्न आए थे, 21 में 4 नंबर का, 22 में 2 प्रश्न 2-2 नंबर के, मतलब 4 नंबर का वेटेज था देखा जाए तो रीजनिंग का, 4 नंबर का 2021 में भी और 2022 में भी 4 नंबर का। तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना आना चाहिए, पेपर्स को देखना, पेपर्स का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। पेपर को पकड़िए, ये सब पेपर तो आजकल एकदम ओपन हो गए हैं, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे सारे पेपर्स। आप टॉपर्स के पेपर भी देख सकते हैं, टेलीग्राम में डले हुए हैं टॉपर्स के पेपर भी, उनको देखिए। बाकी इंडिविजुअल फैकल्टी से बात करिए, उनके नोट्स को पढ़िए, उनका नोट्स को प्रॉपर पढ़ दिए ना, जैसे मेरे नोट्स से आप कुछ भी बाहर नहीं पाएंगे, सब कुछ। मैंने तो बच्चों को बोला भी था कि 23 में माध्यिका पढ़ के जाना आएगा, क्योंकि बहुत साल हो गया नहीं पूछ रहा है। 23 में माध्यिका आएगा 8 नंबर का, आया 8 नंबर का क्वेश्चन पूरा मैंने बताया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक में चांसेस लग रहे हैं, और इसमें स्कोर करना बहुत जरूरी है। छोटा सा भाग लग रहा है कि 50 नंबर का छोड़ देंगे क्या हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें बच्चे डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, दिक्कत यह है। आप 15 नंबर ला रहे हैं, कोई बच्चा 50 नंबर ला रहा है, आप 20 नंबर ला रहे हैं, कोई बच्चा 50 ला रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बहुत, और इतना डिफरेंस दूसरे पेपर में क्रिएट नहीं हो पाता। आप बोलेंगे पेपर 7 में डिफरेंस एवरेज बच्चों का 40-50 नंबर का क्रिएट हो जाए, नहीं हो पाएगा। 30-40 नंबर का क्रिएट हो जाए, नहीं हो पाएगा। लेकिन यह भाग अकेला 15-20-30 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा बच्चों के बीच, तो फिर तो आगे पीछे हो ही जाएंगे बच्चे। पेपर 7 पेपर 6 में डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाएगा, एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं, लेकिन यह अकेला भाग डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है, यह समस्या हो जा रही है। मेहनत करिए, आराम से आप इसमें 40 प्लस तो आराम से कर सकते हैं, किसी भी हालत में 40 प्लस कर सकते हो आप। और टारगेट लेके चलिए 50 में 50 का लक्ष्य आपका होना चाहिए। लिखने को लेके परेशान मत होइए, लिखिए ना, आप नॉर्मल जैसा जानते हैं वैसा लिखिए। नंबर फुल दिया है, ये देखिए फुल नंबर्स दिया है, कहीं पे कोई कटौती नहीं किया है। राइटिंग अच्छी खराब मैटर नहीं कर रहा है, आप प्रॉपर लिख दीजिए। बहुत कम लिखेंगे तो हो सकता है वो थोड़ा नंबर कम दे आपको, आंसर सही आने के बावजूद। इसीलिए मैं बोल रहा स्पेस का थोड़ा सा यूटिलाइज कर लीजिए, प्रॉपर लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं नंबर आपको बहुत शानदार मिलेंगे, बहुत शानदार भाग है और अच्छी तरीके से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। मेरे खुद बच्चे जो पढ़े हैं मेरे नोट्स से, वो बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। नोट से ही सब आता है, बाहर से कुछ नहीं आता मेरा, चाहे प्री का पेपर हो, व्यापम का हो, मेंस का हो, मेरे नोट्स ऐसी रहती है। आप जानते हैं कि मेरे नोट्स से कुछ भी बाहर नहीं मिलता किसी भी बच्चे को।
थोड़ा समय लेता हूं मैथ्स को खत्म करने में, मुझे लगते हैं मैं समय लेता हूं थोड़ा पढ़ाने में, आराम से पढ़ाता हूं, इत्मीनान के साथ एक एक कंसेप्ट को पढ़ाता हूं। लेकिन यह पता है मेरे को कि मेरे पढ़ाए हुए नोट से बाहर चीजें नहीं मिलेंगी आपको। ये जो आप देखेंगे ना, ये जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये अगर आप देखेंगे, आप मेरे 4 साल पहले बच्चे की नोट्स उठा लीजिए। ये प्रश्न जो आप देख रहे हो ना 8 नंबर का, 4 साल पहले, ये पेपर तो 4 साल पहले हुआ भी नहीं था। आप 4 साल पहले मेरा पढ़ाया हुआ नोट्स उठा लीजिए, किसी बच्चे से देखिए। ये जो राम श्याम मोहन करके मैंने सेम डेटा के साथ ये प्रश्न कराया था, सेम डेटा के साथ। 2 लोगों का शेयर समान आता है, ये देखिए 2 लोगों का हिस्सा समान आता है, तीसरे का अलग आता है। पूरा डेटा याद होगा बच्चों को, पूछेगा बच्चों से, पूरा मैंने बताया था, ये पूरा एक एक पॉइंट मैंने कराया था इस पे। सेम डेटा के साथ मैंने पढ़ाया था, सेम डेटा के साथ मैंने पढ़ाया था। तीनों का समान आया था, हां सेम डेटा के साथ मैंने पढ़ाया था इस प्रश्न को। आप उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा, नोट से बाहर नहीं आएगा, सेम डेटा के साथ राम श्याम मोहन लिखवाया था मैंने। आप इस पेपर को देखिए, ये वाले पेपर को देखिए, 2022 का पेपर को देखिए। ये जो एलसीएम का प्रश्न पूछा गया है, पूरा प्री ओरिएंटेड पेपर था ये जो नावधारा का प्रश्न है, ये नावधारा के प्रश्न में कराता ही हूं, ये नावधारा का प्रश्न है, देखिए ये वाला पूरा प्री ओरिएंटेड कर दिया है। पिछले साल को हटा दीजिए, 23 वाले को, 23 में थोड़ा फिर भी ठीक था, इसीलिए बोल रहा प्री को शानदार कर लीजिए, अपना प्री का मैथ्स को रिवाइज कर लीजिए, रीजनिंग को छोड़ दीजिए, डीआई को अच्छी से पढ़िए, प्लस ये सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिए, बहुत शानदार जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट है इस भाग को लेकर के तो मेरे से प्रॉपर आप आके मिल लीजिए, संस्थान में कांटेक्ट कर लीजिए, ऑफिस में फोन लगा लीजिए। उड़ान की टीम हमेशा आप सभी के लिए तैयार है। अच्छी से मेहनत करिए, हर बार मौका नहीं मिलता मेंस लिखने का, मौके को आप अच्छी से पकड़िए, उसमें हाथ लगाइए, हाथ मारिए और लेके बैठिए पोस्ट को। यार बार बार नहीं देना है, बार बार प्री निकलने का ही गारंटी नहीं है किसी का। और देख रहे हैं प्री में कैसा उतार चढ़ाव हो रहा है, तो प्री निकलने का ही गारंटी नहीं है, तो मेंस तो लिखने की बात छोड़ो। इसीलिए मौका मिल रहा है इस बार मेंस लिखने का, तो उसको एकदम ऐसा पकड़ो कि हाथ से ना जाने पाए। इस भाग को लेके कुछ भी डाउट आता है मेरे से संस्थान में आके मिल लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, मैं सभी तरीके से आपकी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये पेपर 4 का भाग 2 था, इसको लेकर के बच्चों के बहुत डाउट्स रहते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से एक एनालिसिस आपको बताया है, मैंने इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं बताया कि कैसे करना है, क्या करना है। मैंने इसमें ये नहीं बताया कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकालना था, प्रोसीजर क्या था। मैं बस एक एनालिसिस लेकर के आया था आज के इस वीडियो में, ताकि आप लोग को एक पिक्चर क्लियर हो जाए। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।